अस्सलाम वालेकुम। आई एम मलिक जहां मुमताज़ विद सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कीन के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी प्रिपरेशन की थी, आज हम इसके रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। इसके रिएक्शंस बेसिकली तीन तरह के हैं। हम वन बाय वन इन तीनों रिएक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ए टाइप के कौन से रिएक्शंस है, वो है एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस के अंदर हम करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तीसरे नंबर पर है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और चौथे नंबर पर है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन। और लास्ट पर हमारे पास होगा जो हम ऐड करवाएंगे एल्कीन के अंदर, वो है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। ये ए कैटेगरी के हैं जिसको हमने ऐड करना है। बी कैटेगरी के जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और उसमें सबसे पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है ओजोनोलाइसिस और तीसरा हमारे पास हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शंस होंगे। और लास्ट में हम देखते हैं अल्कीन की पॉलीमराइजेशन, जो कि सी टाइप के रिएक्शंस हैं। तो वन बाय वन हम इन तमाम रिएक्शंस को डिटेल से देखते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, तो सबसे पहले ए कैटेगरी के रिएक्शंस जिसमें एडिशन रिएक्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एंड एट मॉडरेट प्रेशर 1 to 5 atm to give a saturated compound. The process is known as catalytic hydrogenation. इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे, इसीलिए हम इसे हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हीट रिलीज होती है, इसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 mole ऑफ एन अल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये डेफिनेशन ज़हन में रखिएगा। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ मोस्ट अल्कीन इज अबाउट 120 किलोजॉल पर मोल फॉर ईच डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अगर एक डबल बॉन्ड भी टूटेगा और उसमें हाइड्रोजन ऐड होगी तो कितनी हीट रिलीज होगी? 120 किलो जॉल पर मोल। जहन में रखिएगा। द कैटलिस्ट एम्प्लॉयड आर प्लाडियम एंड रेने निकल। ये तीन कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले दो के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन रेने निकल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो कि हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं रेने निकल की प्रिपरेशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग आ निकल एल्यूमिनियम अलॉय विद कास्टिक सोडा। तो ये डियर स्टूडेंट्स निकल एल्यूमिनियम आपके सामने शो किया गया है, जिसको कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ग्रीन कलर के जो सर्कल्स दिखाए गए हैं आपको, यानी एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और NaO, ये तीनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन रहा है? ये बनेगा NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में आपके पास निकल अलग हो जाएगा और साथ आपके पास 3/2 हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। तो ये जो निकल बना, इसे रेने निकल कहते हैं। एक बात जहन में रखिएगा कि एक नॉर्मल निकल की मेटल होती है, एक रेने निकल होता है। जो नॉर्मल निकल की मेटल होती है, एक तो इसकी सरफेस कॉम्पैक्ट होती है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है, तो वो रिएक्शन के अंदर एफिशिएंट नहीं होता। ये जो रेने निकल है, इसकी जो सरफेस होती है ये रफ़ होती है। रफ़ सरफेस की वजह से ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ज़्यादा स्पीड अप होता है। ये कैटलिस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है ड्यू टू द मोर सरफेस एरिया देन द ऑर्डिनरी निकल। ये ज़हन में रखिएगा। इसीलिए हम रेने निकल को इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजिनेशन करवाने के लिए। अच्छा, 3/2H2 कहाँ से आया? ये बैलेंसिंग है। मिसाल के तौर पे हम अगर आप रिएक्टेंट्स के अंदर देखें तो टोटल हाइड्रोजन आपके पास कितने बच गए थे? 1 2 3 3 हाइड्रोजन बच गए हैं। यानी अगर 3 हाइड्रोजन की बात करें तो एक H2 तो मुकम्मल होगा, तो हम इसको 1H2 मुकम्मल है तो हम इसको 1 by 1 कह लेते हैं। और एक H2 कंप्लीट नहीं है, एक खाली हाइड्रोजन है, तो हम इसको क्या कह लेंगे? हाफ, 1/2H2, यानी एक हाइड्रोजन है। तो इन दोनों को जमा करके ही लिखा जाता है प्रोडक्ट के अंदर, तो आप इनको प्लस कर लें। प्लस के लिए यहाँ पे आप एलसीएम लें तो 2 + 1/2 आ जाएगा, तो और इसको ऐड करें तो 3/2 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कैलकुलेशंस देख सकते हैं कि किस तरह से 3/2 हाइड्रोजन आया गया है, बस सिंपली उसको ऐड किया गया है। Most alkane are hydrogenated over रेने निकल at about 100 डिग्री सेंटीग्रेड and up to 3 atmospheric pressure। अब रेने निकल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको टेम्परेचर थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, यानी 100 डिग्री तक भी आप दें तो इजीली हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये आपके पास एक अल्कीन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल और हीट प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑब्वियसली बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन पर वैकेंसी खाली हो जाएगी, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर और दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर ऐड हो जाएगी और आपके पास सैचुरेटेड अल्केन आ जाएगी। इसी तरह आप बेंजीन के अंदर भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे एक बेंजीन के लिए।
और तीनों डबल बॉन्ड जब टूटेंगे तो एक एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चली जाएगी और यूं आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड होता है HX, हम इसको ऐड करेंगे तो अल्कीन रिएक्ट विद ड्राई गैसियस हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड इज HI, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन HBr, फिर HCl। HI इजीली हाइड्रोजन दे देता है तो इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शंस देखते हैं। तो ये आपके सामने एक अल्कीन ड्रॉ की गई है। इस अल्कीन का रिएक्शन करवाया गया है HX के साथ, यानी कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है। बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड ब्रेक होने पर एक तरफ हाइड्रोजन चली गई, आप एरो देख सकते हैं, और दूसरी तरफ X चला गया और ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को कहेंगे अल्काइल हैलाइड, यानी RX आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैं ऑलरेडी बता चुका हुआ हूँ कि HI ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये बेसिकली 2 स्टेप्स के अंदर होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये आपके सामने एक अल्कीन है, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम HCl के साथ। तो अल्कीन के जो पाई बॉन्ड होता है वहाँ पे ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन स्पेस में ज़्यादा फैले होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर, और इन अटैकिंग इन्फ्लुएंस की वजह से, चूँकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, तो ये HCl के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल कर देते हैं, जिससे उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों वो किसकी तरफ चले जाते हैं, क्लोरीन की तरफ चले जाते हैं, और ये हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेंगे। तो कार्बन ने हाइड्रोजन को जब कैप्चर कर लिया तो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ हमने लगा दिया H को, और जो प्रीवियस कार्बन होगी उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो हाइड्रोजन के पास चले गए, तो ऑब्वियसली उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, और साथ में हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव हासिल हो जाएगी। अब ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम कहते हैं कार्बोकैटाइन कहा जाता है। सेकेंड स्टेप है हमारे पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्लोरीन जो है ये कार्बोकैटाइन के ऊपर अटैक करेगी और अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगी, और यूँ आपके पास अल्काइल हैलाइड जनरेट हो जाएगा। अब HX की एडिशन अल्कीन के अंदर जो की जा रही है उसके लिए एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं मार्कोनिकोफ रूल। ये रूल फॉलो किया जाता है। अब ये रूल क्या कहता है कि द रूल स्टेट्स दैट इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग द डबल बॉन्ड विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। डियर स्टूडेंट्स, इस रूल को समझने और इसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखिएगा। ये आपके सामने दिखाई गई है एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल क्या होती है, जिसके डबल बॉन्ड के दोनों अतराफ में कार्बन की तादाद सेम ना हो, उसे हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। तो अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है और हमारा जो रिएजेंट है यानी HBr जो अल्काइल हैलाइड है वो भी अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि सेंटर से काटें तो एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ब्रोमीन है, डिफरेंट हैं, तो ये भी अनसिमेट्रिकल है। अब जब हम इस अल्काइल हैलाइड को ऐड करवाएंगे, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास चला जाएगा सेंटर वाली कार्बन के पास, और ब्रोमीन चला जाएगा CH2 के पास। तो इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे 1-ब्रोमोप्रोपेन। ये नहीं बनेगा, याद रखिएगा। ये अगर बना भी तो ये बहुत ही ज़्यादा कम मिकदार में बनेगा, क्योंकि मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक क्या होगा कि नेगेटिव पार्ट, अब नेगेटिव पार्ट यहाँ पर कौन है, ब्रोमीन। ये नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का। नेगेटिव पार्ट किसके पास जाना चाहिए, जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो वो सेंटर वाली जो कार्बन है उसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो उस पर वैकेंसी जनरेट होगी, तो ब्रोमीन को उस सेंटर वाली कार्बन के पास जाना चाहिए। तो ये ब्रोमीन सेंटर वाली कार्बन के पास जाएगी, और हाइड्रोजन जो है ये CH2 के पास जाएगी, और टोटल CH3 हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास, और सेंटर में क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। तो यानी कि 2-ब्रोमोप्रोपेन ये हमारा प्रोडक्ट है और यही एक्चुअल में बनेगा। तो ये मार्कोनिकोफ रूल है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। अच्छा, यहाँ पर ना एक और इफेक्ट भी होता है जिसे ख्राश इफेक्ट कहते हैं। ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल है, ये भी देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपके सामने एक अल्कीन है, इसके रिएक्शन करवाया जा रहा है HBr के साथ। अब यहाँ पर जो हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लिया है, ये कोई भी परऑक्सी एसिड इस्तेमाल कर लेंगे, H2O2 इस्तेमाल कर लिया या ROOH इस्तेमाल कर लिया। जब भी आपको ये एसिड दिखाई दे तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये मार्कोनिकोफ रूल के उलट एडिशन करवाता है, यानी कि आपका जो ब्रोमीन है, नेगेटिव पार्ट जो है, ये अब उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी। ये जहन में रखिएगा, ये मार्कोनिकोफ रूल के उलट है। तो ये नेगेटिव पार्ट
ज़्यादा हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन को भेजता है और यूँ हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, ये जहन में रखिएगा। थर्ड है हमारे पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हाइड्रेशन भी कहते हैं। क्यों हाइड्रेशन कहते हैं वो हम एंड पे देखेंगे। तो ये आपके पास एक अल्कीन है, इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया गया, जिसका मैंने यूँ लिखा HOSO3H, टोटल ये H2SO4 होता है। अब सेंटर से बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक तरफ हाइड्रोजन चला गया, आप देख सकते हैं, और एक तरफ ऑक्सीजन कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक हो जाएगी, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 इसके साथ कौन अटैच हो चुका हुआ है, ऑक्सीजन, और SO3H एज इट इज़ रहेगा। अब इसके अंदर आप वाटर ऐड कर देते हो, पानी डाल देते हो। जब आप पानी डालते हो तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट चूँकि यूज़फुल नहीं है, इसको यूज़फुल बनाने के लिए एक अहम चीज़ इसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसमें वाटर ऐड करते हैं। तो जब आप वाटर ऐड करेंगे तो आप N-बॉक्स हुआ देख सकते हैं कि H2SO4 तो सेपरेट हो गया और ऑक्सीजन के साथ कौन आ जाएगा, H। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एथानॉल बनेगी, जो कि यूज़फुल प्रोडक्ट है। CH3 CH2OH एथानॉल आपके पास बन गया। और सल्फ्यूरिक एसिड तो जो ऐड किया था वो एज इट इज़ रिलीज़ हो गया। तो इन शॉर्ट आप इसको देखें तो पानी ही ऐड हुआ है, तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कह देते हैं, हाइड्रेशन, और ये मैंने लिख भी दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन हम लेंगे X2, कोई भी हैलोजन ली जा सकती है, उसको अल्कीन के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक अल्कीन है और इसका रिएक्शन करवाया गया है हैलोजन के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ये रिएक्शन होगा, तो बहुत ही सिंपल सा है, बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक तरफ ब्रोमीन आ जाएगी और दूसरी तरफ भी ब्रोमीन आ जाएगी। ये ज़हन में रखिएगा कि ट्रांस प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होता है, यानी दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के ऑपोजिट पोल पर अटैक करती हैं, ऐड होती हैं, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बना वो ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोइथेन बना। हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये क्यों ऑपोजिट साइड पर अटैक करती हैं। तो मैकेनिज्म में यहाँ पर भी 2 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन। अब क्या होगा कि जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है, ये चूँकि दूर दूर तक फैला होता है पाई बॉन्ड, तो ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देगा और ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और एक ब्रोमीन दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का, उसे ब्रोमोनियम आयन कहेंगे और Br नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा। अब ये जो Br नेगेटिव है ये नीचे से अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसके पास तो कोई प्लेस नहीं है वहाँ पे अटैक करने के लिए, तो ये ऊपर से अटैक करेगा और ऊपर से अटैक करके कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा और एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोइथेन है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड क्या होता है, HOX को कहते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि हाइपोहेलस एसिड कैसे बनाते हैं। क्लोरीन का रिएक्शन करवाया गया है वाटर के साथ, आप देख लें बहुत ईजी है। HCl सेपरेट हो गया और बाकी जो स्पीशी है वो है HOCl, वो हमारे पास हासिल हो जाता है, इसे हाइपोहेलस एसिड कहते हैं। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम अल्कीन के साथ। तो डायग्राम में आप देख लें, जब रिएक्शन करवाया गया तो सिंपल बॉन्ड टूटा, एक तरफ हमारे पास OH चला जाएगा और एक तरफ हमारे पास क्लोरीन आ जाएगी, इसे हम कहते हैं हेलोहाइड्रीन। तो चूँकि हमने क्लोरीन इस्तेमाल की है तो इसीलिए इसका नाम इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन हो जाएगा। बी कैटेगरी के रिएक्शंस हमारे पास थे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, आपके सामने एक इथीन है जिसका रिएक्शन करवाया गया है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जो कि सिल्वर ऑक्साइड है और हीट दी गई है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने पर एक ही ऑक्सीजन दोनों कार्बन के दरमियान आ जाएगी, इसीलिए हमने हाफ लिखा हुआ है कि एक ही ऑक्सीजन एटम इस्तेमाल हो रहा है। ये एपॉक्साइड बन जाएगा। एपॉक्साइड को आप साइक्लिक ईथर भी कहते हैं, ROR, ये जहन में रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो क्योंकि इनसे हम इंडस्ट्रियली किन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्लाइकोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैंने ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर भी बना दिया और ये ग्लाइकोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्साइलेशन। अब हाइड्रोक्साइलेशन क्या होती है, इसको बायर्स टेस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि बायर्स रिएजेंट क्या होता है। अगर आप डाइल्यूट 1% KMnO4 सॉल्यूशन लें, यानी कि आपने KMnO4 डाला पानी के अंदर, लेकिन पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और पानी के अंदर कोई बेसिक मीडियम भी है,
तो हम इसे कहते हैं डाइल्यूट 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। ये बायर्स रिएजेंट होता है और ये बायर्स रिएजेंट हम किसी भी कंपाउंड की अनसैचुरेशन को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द पिंक कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज एंड एक्ट एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जो डबल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और टूटने पर कोई भी प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर डाइऑल बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल जिसे हम कहते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एल्कीन है, इसके रिएक्शन करवाया गया KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। ये बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पर रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है, हीट देने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने पर दोनों कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, OH OH, और साथ में हमारे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड आ जाएगा और KOH सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है इसमें चूँकि OH ऐड हो रहा है इसीलिए हम इसको हाइड्रोक्साइलेशन भी कहेंगे, क्योंकि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। तो इसकी एडिशन हो गई, एक तरह से डबल बॉन्ड टूट गया और OH OH ऐड हो गया, तो हम इसको हाइड्रोक्साइलेशन भी कहेंगे। तो KMnO4 इस्तेमाल हुआ और तो इसका कलर पिंक था, इस्तेमाल होने के बाद इसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इसीलिए हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें डबल बॉन्ड है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मैं आपको इसका मैकेनिज़्म भी करवा देता हूँ, लेकिन हम मैकेनिज़्म जल्दी से करेंगे क्योंकि बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसका मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये एक देख लें, हमारे पास एक अल्कीन है, इस अल्कीन के ऊपर कौन अटैक करेगा, KMnO4। अब KMnO4 जब पानी में जाता है तो ये तो अलग हो जाता है, बाकी MnO4 आप देख सकते हैं। MnO4 की जो ऑक्सीजन है वो अटैक करेंगे डबल बॉन्ड के साथ, अल्कीन के डबल बॉन्ड के साथ, और डबल बॉन्ड के साथ जब वो अटैक करेंगे तो और दोनों ऑक्सीजन्स उसके साथ अटैच हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो KMnO4 के अंदर जो मैंगनीज़ है, इसे इसके ऊपर +7 चार्ज होता है, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि फिर एंड पर मैंने आपको बताना है कि अब मैंगनीज़ का जो चार्ज है वो कम हो चुका हुआ है। तो मैंगनीज़ का चार्ज कम होने का मतलब है कि ये खुद रिड्यूस हुआ है, लेकिन इसने दूसरे को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, इसीलिए ये अल्कीन की ऑक्सीडेशन है। बाय द वे सेकंड स्टेप आप देख सकते हैं कि अब ऑक्सीजन जो है ये दोनों कार्बन के साथ अटैच हो चुकी हुई हैं। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन मैंगनीज़ को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और मैंगनीज़ वहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा। तो जब वहाँ से बॉन्ड तोड़ना शुरू करेगा तो पानी के अंदर चूँकि H पॉजिटिव भी मौजूद है, तो ये ऑक्सीजन H पॉजिटिव के साथ अटैच होकर क्या बना देगा, OH बना देगा। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी थर्ड स्टेप जैसे ही आप देख रहे हैं, और होप सो कि अब दूसरी तरफ भी जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है वो कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली वो भी सॉल्यूशन से ही पिक किया जाएगा। लेकिन कैसे पिक किया जाएगा वो मैं आपको बता दूं, चूँकि बेसिक कंडीशन हमने इस्तेमाल की थी, अल्कलाइन की सॉल्यूशन था, तो जो हाइड्रोक्सिल हैं वो इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करेंगे कि मैंगनीज़ जो है वो ऑक्सीजन से अपना बॉन्ड ब्रेक कर ले और OH के साथ अपना बॉन्ड बना ले। तो वो जो ऑक्सीजन है जब वो बॉन्ड टूटेगा तो वो ऑक्सीजन सॉल्यूशन से ही H पॉजिटिव को अपने साथ मिला लेगी और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो दोनों तरफ में OH OH लग गया। और जो मैंगनीज़ है ये हमारे पास किस हालत में आ चुका हुआ है, Mn के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच हैं और साथ में OH आ गया, यानी MnO3H। ये फाइनली अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए OH को रिलीज कर देगा। अब यहाँ पर जो मैंगनीज़ के ऊपर चार्ज है वो है +5 का चार्ज। तो अब देख लें ये इसने अपने आप को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। चार्ज कम होने का मतलब होता है रिड्यूस करना, तो इसने खुद को रिड्यूस किया और अल्कीन को क्या किया, ऑक्सीडाइज, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अपने आप को मजीद स्टेबलाइज करने के लिए MnO2 की फॉर्म में चला जाता है और वहाँ पर जो मैंगनीज़ के ऊपर चार्ज होता है वो और कम हो जाता है और वो है +4। तो ये था इसका मैकेनिज्म। एक बात और ज़हन में रखिएगा कि इसी तरह बाकी कंपाउंड्स की भी KMnO4 के ज़रिए ऑक्सीडेशन करवाई जा सकती है। जैसे कि मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दी कि एल्डिहाइड को जब आप KMnO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी H के साथ और ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना देगा, RC≡OH। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये बात मैं आपको बता चुका हुआ हूँ। थर्ड पर है कंबस्चन। सिंपल कंबस्चन मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ कि बर्निंग प्रोसेस को कहते हैं कि जब हम अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो थोड़ा सा फ्लेम देना पड़ता है शुरू में और फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ पर जो बात मैंने आपको बताई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको देख लीजिएगा कि इथेन को जब आप बर्न करते हैं तो वो नॉन लुमिनस फ्लेम के साथ बर्न होता है।
इथीन को जब आप बर्न करते हैं ना तो वो लुमिनस फ्लेम के साथ, यानी ज़्यादा चमकदार फ्लेम के साथ वो बर्न होता है, और जो इथाइन है वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होता है। ये इंपॉर्टेंट MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा है, इसको ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में हम ओजोन ऐड करेंगे, तो सबसे पहले इथीन है, इथीन का रिएक्शन ओजोन के साथ करवाया गया है। अब O3 जो है ये डबल बॉन्ड पर अटैक करेगी और वहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा और O3 बिल्कुल सीरीज़ के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगी। और ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसे मोल ओजोनॉइड कहते हैं। मोल ओजोनॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक मोल ओजोन का ऐड हुआ तो इसीलिए हम इसे मोल ओजोनॉइड कहेंगे। लेकिन ये अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि तीनों ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं एक ही जगह पर मौजूद हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं? पुश करते हैं, तो इसका बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और ऑक्सीजन के दरमियान एक नया बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और जो तीसरी ऑक्सीजन है वो यहाँ से रिमूव कर दी जाती है और ये रिमूव होने के बाद जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है वो टूट जाता है और वो टूट के ये नीचे से जो ऑक्सीजन आई है उसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये आप प्रोडक्ट देख लें, इसे आप क्या कहेंगे? ओजोनॉइड। ये थोड़ा स्टेबल होता है और इसी हालत में रह सकता है, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है जो कि यूज़फुल नहीं है, इसीलिए हम इसके अंदर क्या ऐड करवाएंगे? वाटर। जब हम वाटर ऐड करवाएंगे तो ये एक ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा, तो H2O2 बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको जूम करके दिखाया है कि एक मॉलिक्यूल ये रेड सर्कल वाला सेपरेट हो जाएगा। अगर आप इसको देखें तो ये क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड OH, यानी HC कार्बन का ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। और फिर आप ग्रीन सर्कल के साथ भी देख सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH। तो आपके पास कितने प्रोडक्ट आएंगे? दो कौन से मॉलिक्यूल आपके पास जनरेट हुए? फॉर्म एल्डिहाइड के, और साथ में H2O2 बना ही था। अब जो H2O2 है इससे हम मज़ीद वाटर को दोबारा रिकवर कर सकते हैं, तो सिंपली जिंक का रिएक्शन करेंगे और जिंक ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा और हमारे पास वाटर वापस जनरेट हो जाएगा, जो कि रिएक्शन में दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ मज़ीद क्वेश्चंस वगैरह किए जाते हैं जो कि एंटी टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली देख लें। इसी रिएक्शन में अगर आपको ये कंपाउंड दिया जाए जो कि आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया गया है कि इसकी ओजोनोलाइसिस से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो सिंपली आपने क्या करना है? आप इनके गिर्द सर्कल लगा लें। तो जब आप सर्कल लगा लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया गया है कि एक रेड कलर का सर्कल और एक आपको दिखाया गया है ब्लू कलर का सर्कल, तो ये दो प्रोडक्ट आपके पास हासिल हो जाएंगे। तो एक बन जाएगा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OH और एक बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, यानी एक आपके पास आ जाएगा एसिटाल्डिहाइड और एक आपके पास आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल आए और इसके बारे में कहा जाए कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो सिंपली आपने इनके गिर्द क्या ड्रॉ करने हैं? सर्कल। एक रेड सर्कल ड्रॉ करके दिखाया गया है और एक ब्लू सर्कल ड्रॉ करके दिखाया गया है। एक आपके पास एसिटाल्डिहाइड आ जाएगा और दूसरा भी एसिटाल्डिहाइड ही आएगा, तो दो आपके पास क्या प्रोडक्ट आ जाएंगे? एसिटाल्डिहाइड के प्रोडक्ट आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास ये केस दिया गया हो तो डियर स्टूडेंट्स आपने इनकी सर्कल ड्रॉ करना है। एक रेड सर्कल आपको दिखाया गया है, एक ब्लू सर्कल। तो एक प्रोडक्ट आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OCH3 है, ये कीटोन है, एक कीटोन आ गया आपके पास, और दूसरा HC डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। और ये आपके पास कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड, यानी इनमें क्या ऐड हो गई हैं? दोनों में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। तो ये एसीटोन बन गया एक, और एक आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको प्रोडक्ट एनालिसिस करने में प्रॉब्लम ना आए। लास्ट में जो C कैटेगरी है वो है पॉलीमराइजेशन। बहुत ही ज़्यादा इजी है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें मोनोमर्स कहते हैं, वो कंबाइन होते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं जिन्हें पॉलीमर्स कहा जाता है, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहेंगे। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स दो इथीन के मैंने ड्रॉ किए हैं, और इनको अगर आपने कंबाइन करना है तो उसके लिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा और बहुत ही हाई प्रेशर देना पड़ेगा जो कि 100 atm है, और ट्रेसेस ऑफ O2 है, यानी बहुत कम मिकदार में ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो होगा क्या कि इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद दोनों जो कार्बन है ये आपस में मिल जाएंगे, और मिलने पर ये लॉन्ग चेन बनाते चले जाएंगे। और आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं बॉन्ड लगाकर N लिखा गया है, यानी ये अनलिमिटेड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये एक पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट है जिसे हम पॉली इथाइलिन भी कहते हैं। अगर आपने बेस्ट क्वालिटी का पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट हासिल करना है तो आप एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।